एक समय था जब ब्लैक होल के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते थे और इसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक इमेजिनेशन ऑब्जेक्ट मानते थे, क्योंकि उस समय कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि यूनिवर्स में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो सकता है जो लाइट तक को निगल लेता है और उसकी ग्रेविटी बड़े बड़े तारे तक को निगल जाती हो। पर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, तब हमें यूनिवर्स में इस तरह के ऑब्जेक्ट मौजूद होने के कई सबूत मिले, जिसके बाद इस बात पर यकीन किया जाने लगा कि हाँ, सच में यूनिवर्स में एक ब्लैक होल नाम का ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। जिसके बाद 2019 में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर कई सारे टेलीस्कोप को लगाकर एक बड़े टेलीस्कोप का निर्माण किया, जिसे इवेंट होराइजन टेलीस्कोप का नाम दिया गया, और हमारे सोलर सिस्टम से 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की तस्वीर ली, जो पूरी दुनिया में एक प्रूफ थी कि ब्लैक होल सच में इस यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ब्लैक होल के अंदर से लाइट बाहर क्यों नहीं निकल पाती। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि आखिर ब्लैक होल से टाइम ट्रेवल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ब्लैक होल क्या है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के वो दानव हैं जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को अपने अंदर निगल जाते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। जब कोई तारा मरता है तब उसी में से जन्म लेता है एक ब्लैक होल। जब यह ब्लैक होल बनते हैं तब इनका आकार तो छोटा होता है, लेकिन द्रव्यमान यानी कि मास सूर्य से हजारों गुना ज्यादा होता है, जिससे उसका गुरुत्वबल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और यही कारण है कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता। तो दोस्तों, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या किसी ब्लैक होल से लाइट बाहर निकल सकती है। साइज के आधार पर ब्लैक होल 3 प्रकार के होते हैं: स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और इंटरमीडिएट ब्लैक होल। अब समझते हैं कि आखिर ब्लैक होल से लाइट बाहर क्यों नहीं निकल सकती। ब्लैक होल एक डेड स्टार ही होता है जिसका टोटल मास एटम के आकार जितने एरिया में श्रिंक यानी सिकुड़ जाता है, जिसके कारण उस पॉइंट का मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस छोटे पॉइंट को हम ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी कहते हैं, और स्पेस टाइम में उसके कारण एक बड़ा गड्ढा बन जाता है, जिसके कारण उस सिंगुलैरिटी के कारण स्पेस टाइम में आए इस कर्व के चलते ग्रेविटी का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जहां से बचकर लाइट भी वापस नहीं जा सकती। साल 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल का जिक्र अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के द्वारा किया था। आइंस्टाइन ने बताया कि हमारे ब्रह्मांड में शक्तिशाली ग्रेविटी के कारण प्रकाश भी मुड़ सकता है। इसके बाद कार्ल श्वार्ज़शील्ड नाम के वैज्ञानिक ने इस बात को आगे बढ़ाया और कहा कि एक बिंदु जिसका घनत्व अनंत हो, ऐसी चीज का अस्तित्व ब्रह्मांड में होना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने ब्लैक होल के केंद्र यानी सिंगुलैरिटी का जिक्र किया था। पर अनंत और शून्य यह ऐसी वैल्यू है जो अगर भौतिक विज्ञान के किसी क्षेत्र में दिखाई पड़ती है तो वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। साथ ही इस वैल्यू के साथ मिले परिणामों को भी नकारा जाता है, और ऐसा ही कुछ कार्ल श्वार्ज़शील्ड के साथ हुआ। अनंत द्रव्यमान की वजह से यह बात उतनी ज्यादा नहीं चली और ब्लैक होल की खोज को नहीं माना गया। पर आखिर में साल 1971 में एक ब्लैक होल को खोजा गया जिसका नाम सिग्नस X1 था। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट फोटोन पार्टिकल से मिलकर बनी है, और जब यह पार्टिकल किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करते हैं तो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के कारण स्पेस टाइम में बनने वाले कर्व के अंदर वे सभी पार्टिकल्स चले जाते हैं। ये कुछ उसी तरह है जैसे आप किसी गहरे कुएं में सीधी टॉर्च मारे, तो अगर कुआं इन्फिनिट दूरियों तक गहरा है तो आपके द्वारा मारी गई टॉर्च की लाइट वापस आप तक कभी नहीं आएगी, और यही हमारे अंतरिक्ष में भी होता है। इसलिए अंतरिक्ष में ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को पार करने वाले सभी ऑब्जेक्ट उस ब्लैक होल के द्वारा बने स्पेस टाइम के गड्ढे में चले जाते हैं, और लाइट के साथ भी यही होता है। और क्योंकि ब्लैक होल में गई लाइट कभी वापस नहीं आती, इसलिए उसे ब्लैक होल कहा जाता है। क्योंकि हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी टेलीस्कोप तक पहुंचती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में जाने के पश्चात लाइट कभी वापस नहीं आती, जिस कारण हमें सिर्फ एक काला धब्बा दिखाई देता है। इसलिए हमने इसे ब्लैक होल नाम दिया है, और ब्लैक होल के ना दिखाई देने के कारण ही हम अंतरिक्ष में कभी ब्लैक होल को नहीं देख पाते हैं। हम सिर्फ उसके चारों ओर मौजूद एक इवेंट होराइजन को ही देख पाते हैं, जो एक ऐसा एरिया होता है
जो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के चारों ओर बना होता है और जिसके चारों ओर लाइट लगातार घूमती रहती है। अब समझते हैं ब्लैक होल से आने वाली लाइट का सीक्रेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल के अंदर कोई प्रकाश बाहर नहीं आता, पर इसके चारों ओर मौजूद इवेंट होराइजन एक ऐसी जगह है जहां पर से लाइट पार्टिकल्स वापस पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, जिन्हें हमारी पृथ्वी पर लगे बड़े बड़े टेलीस्कोप कैप्चर करते हैं, जिसके बाद हम इन सभी पर स्टडी कर पाते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद इवेंट होराइजन में बड़ी मात्रा में डस्ट और गैस के बादल मौजूद होते हैं, जिनमें बहुत से पार्टिकल्स होते हैं जो लगातार ब्लैक होल के चारों ओर घूमते रहते हैं, जिसके कारण यह गैस के पार्टिकल्स आपस में लगातार टकराते हैं और इस टकराव से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ब्लैक होल के चारों ओर घूम रहे यही पार्टिकल्स रोशनी पैदा करने लगते हैं। एमिटेड प्रकाश में ज्यादातर एक्सरे होते हैं, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में विजिबल लाइट भी शामिल होती है। चूंकि यह प्रकाश गैस द्वारा ब्लैक होल में प्रवेश करने से पहले एमिटेड होता है, इसलिए प्रकाश ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में भी ब्लैक होल की इवेंट होराइजन से दूर चला जाता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि लाइट तो कभी भी ब्लैक होल से बाहर नहीं निकलती, तो आपको बता दूं कि इवेंट होराइजन ब्लैक होल का एक ऐसा एरिया होता है जहां से कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर लाइट ब्लैक होल की ग्रेविटी से बचकर बाहर निकल सकती है। बस वही लाइट ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल सकती जो इस इवेंट होराइजन को पार करके ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। इसलिए इवेंट होराइजन के चारों ओर घूमते पार्टिकल से एमिटेड होने वाली लाइट हम आसानी से ब्लैक होल के चारों ओर देख सकते हैं। इस प्रकार से भले ही ब्लैक होल स्वयं कोई प्रकाश एमिटेड नहीं करता हो, पर हम इनडायरेक्ट रूप से एक ब्लैक होल को उसके चारों ओर चमकते गैस बादल को देखकर देख सकते हैं। इस गैस बादल को एक्रिएशन डिस्क कहा जाता है। जब गैस के परमाणु पर्याप्त रूप से गर्म हो जाते हैं तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन फट जाते हैं, जिससे परमाणु आयन बन जाते हैं। गैस का एक बादल जो ज्यादातर आयनित यानी आयोनाइज्ड होता है, उसे प्लाज्मा कहा जाता है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात ये हो जाती है कि जैसे जैसे प्लाज्मा क्लाउड ब्लैक होल के करीब आता जाता है, प्लाज्मा तेजी से और तेजी से आगे बढ़ता जाता है। साथ ही इस पूरे प्लाज्मा के लिए जगह कम होती जाती है। इस हाई स्पीड और इस ओवर क्राउडिंग वाले प्रभाव का रिजल्ट ये होता है कि कुछ प्लाज्मा ब्लैक होल से दूर रिकोशेट यानी कि छिटक जाता है। इस प्रकार चमकते हुए प्लाज्मा के दो विशाल जेट बनते हैं, जिन्हें एस्ट्रोफिजिकल जेट कहा जाता है। यह जेट ब्लैक होल से बहुत दूर प्लाज्मा शूट करते हैं और फिर कभी नहीं लौटते, और इनसे निकलने वाली लाइट को भी हम अपने टेलीस्कोप के जरिए देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि जेट में प्लाज्मा वास्तव में ब्लैक होल के अंदर कभी नहीं पहुंचता, इसलिए यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि यह ब्लैक होल के अंदर से बाहर आ रही है। दोस्तों, इस तरह के एस्ट्रोफिजिकल लाइट जेट सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा बनाए जाते हैं, जो सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष तक फैल सकते हैं। उदाहरण के लिए टेलीस्कोप ने इसी तरह के सुपरमैसिव ब्लैक होल की तस्वीर खींची थी। यह ब्लैक होल गैलेक्सी M87 के सेंटर में मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और इनसे निकलने वाले एस्ट्रोफिजिकल लाइट जेट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी प्लैनेट एयर स्टार को कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरी तरह से जलाकर राख कर सकते हैं। इसलिए ये देखा भी जाता है कि जिन गैलेक्सी के सेंटर में इस तरह का सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है, उनके आसपास का एक बड़ा एरिया पूरी तरह से खाली होता है और वहां पर ज्यादातर किसी स्टार का निर्माण नहीं हो पाता। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की जो पहली तस्वीर ली थी, वह कुछ इसी तरह के एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की थी। दोस्तों, यह सुपरमैसिव ब्लैक होल आकार में पृथ्वी से 30 लाख गुना बड़ा है और वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के ब्लैक होल लगभग हर गैलेक्सी के बीच में मौजूद होते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में भी जो सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, उसका मास 4.3 मिलियन सोलर मासेस के बराबर है, जिसके कारण आप इसकी ग्रेविटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी ग्रेविटी के कारण हमारी गैलेक्सी में मौजूद सभी स्टार और प्लैनेट्स लगातार उस सुपरमैसिव ब्लैक होल को ऑर्बिट कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या हम ब्लैक होल के जरिए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। अगर थियोरेटिकली बोलूं तो इसका जवाब हाँ है, यानी हम ब्लैक होल के जरिए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना था अल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन कहा है। इससे समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, पर फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में नहीं, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम को खींचा जा सकता है।
दबाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें टाइम ट्रेवल करने के लिए किसी ऐसी जगह पर जाना पड़ेगा जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, जैसे ब्लैक होल के पास होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर हम किसी ब्लैक होल के इवेंट हॉराइजन के पास ऑर्बिट कर रहे प्लैनेट पर रहते हैं तो हमारे लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड में जो समय चल रहा होगा हमारे लिए वही समय बहुत धीमा होगा। यानी अगर हम ब्लैक होल के पास के ग्रह पर 1 साल रहते हैं तो हमारी पृथ्वी पर 10 साल गुजर जाएंगे और फिर हम वापस अपनी पृथ्वी पर आएंगे तो हम 9 साल भविष्य में होंगे। साधारणतः समय का अंतर गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उतना समय धीमा हो जाएगा। पर यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे नजदीक ब्लैक होल V616 मोनोसैरोटिस है, जो कि हमसे 3000 लाइट ईयर्स दूर है। किसी भी परिस्थिति में उसके आसपास भी पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए ये अभी संभव नहीं है। पर अगर हम किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बना पाएं जो हमें ब्लैक होल तक पहुंचा सके और उसके चारों ओर ऑर्बिट करने में भी मदद करे तो हम ब्लैक होल के जरिए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। पर शायद अभी हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।